हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संकल्प बैच में, जिसके अंतर्गत हम लोग डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जिसके द्वारा आप लोगों की पढ़ाई भी अब दोबारा जो है कि अपने ट्रैक पे आ चुकी है। क्योंकि आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही थी वो 11 फरवरी 2024 आरओ एग्जाम से बहुत अच्छी चल रही थी। 17 मार्च 2024 को जो प्री एग्जाम था, जिसकी डेट थी यूपीपीसीएस की, उससे पहले भी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन जब दोनों ही परीक्षाएं टल गई हैं या रद्द हो गई हैं, तो इस वजह से आप लोगों की पढ़ाई पूरी ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर डेली टारगेट्स देंगे तो हमें एक प्रेशर रहेगा कि हाँ, इसने टारगेट्स हमें कंप्लीट करने हैं, और जो कि पूरी तरीके से यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आपके आरओ प्रीलिम्स के साथ साथ दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो हमने एक सीरीज चलाई संकल्प बैच के नाम से, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेली टारगेट्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर यूपीपीसीएस और आरओ 2024 के लिए टारगेट नंबर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है कि 4 टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, करंट अफेयर्स में हमने जनवरी 2024 और पीवाईक्यू। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे के टारगेट्स की बात करेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की आगे की। उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन भी कर लिया होगा, क्योंकि हम लोग साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। भले हम लोग टॉपिक कम पढ़ें, चीजें कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। इट मींस कि जितना पढ़ा है वो कम से कम सॉलिड होना चाहिए, ताकि वहां से कोई प्रश्न आए तो गलत ना हो। और मैं वही सारे टॉपिक्स को पहले कवर कर रहा हूं जहां से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। अब यहां पर देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल और दूसरा पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। इन दोनों को आपको एक साथ ही पढ़ना है, जिससे आपको एक पृष्ठभूमि पता चलेगी कि महाजनपद काल के बाद किस तरीके से मौर्य काल की उत्पत्ति होती है, मगध की उत्पत्ति होती है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख शासक आते हैं, कौन से प्रमुख वंश आते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त भी रहेंगे उसी में, समुद्रगुप्त नहीं रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे, अशोक रहेंगे, और उससे पहले हर्यक वंश में बिंदुसार वगैरह, इन सभी के बारे में। तो आपको प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना है, विभाग और उनके नामकरण। जैसे कई बार होता है सीता अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है कि सरकारी भूमि होती है या कैसी होती है। क्षेत्रीय विस्तार, इन्होंने कहाँ पे युद्ध लड़े, कहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार किए। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अशोक के बारे में, जो स्तंभ लेख, उनके धम्म, युद्ध, ईटीसी, इन सब के बारे में आपको जानकारी कवर करनी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या रहेंगे और आप क्या फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मौर्योत्तर काल में आप देखोगे कई सारे वंश आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है एक शुंग वंश, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की बात की जाती है, और इसके जो पुत्र होते हैं उदयन, और उसके बारे में एक रचना लिखी होती है, ठीक है, प्रेम प्रसंग की, वो भी पूछा जाता है। इसी तरीके से सातवाहन वंश भी इंपॉर्टेंट होता है, जो दक्षिण भारत का सातवाहन वंश है, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। ब्राह्मण वंश था, इसने सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था की उत्पत्ति की, भूमि को जो है कि दान देना शुरू किया, सोने के सिक्के चलाए या शीशे के चलाए या प्रोटीन के चलाए। तो ये सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, और यहाँ से हर साल आपको एक ना एक प्रश्न सातवाहन से देखने को मिलता है। थोड़ा सा चेदी वंश पढ़ना है आपको, शक शासन पढ़ना है, ठीक है, जिसमें रुद्रदामन पढ़ोगे आप, जो जूनागढ़ का रहेगा, वहाँ पे नहर के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे इसके अभिलेखों के बारे में पढ़ोगे, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। और इसी तरीके से कुषाण शासन के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट रूप से कुजुर कटफिसस, भीम कटफिसस और कुषाण में कनिष्क शासन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान के रूप में इसका विभाजन होता है। कहाँ पे इसने चित्रकला को निर्मित किया, कहाँ पे इसने संस्कृति का विकास किया, कैसे मूर्ति कला इसके में डेवलप होती है, मथुरा शैली, गांधार शैली। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, पहला तो मौर्य काल को पूरा पढ़ना है, दूसरा मौर्योत्तर काल को पढ़ना है। इसके बाद आप देखोगे अगले 2 दिन और लेंगे हम लोग टारगेट्स में, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स कि 7 दिन में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी, और केवल एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, आपकी 7 दिन में बायोलॉजी भी कंप्लीट होगी। तो सोचिए इस तरीके से मैं टारगेट्स को प्लान कर रहा हूं, जिससे आप लिमिटेड चीजों को पढ़िए, डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करिए, और अपनी जो स्टडी प्लान था उसको कंसिस्टेंसी के साथ दोबारा लाइए। और शाम को हम लोग डेली टारगेट 7 से 8 बजे के बीच में दे देते हैं, जिससे आपके पास अगले 24 आवर होते हैं और इसमें चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। और बहुत सारे लोग जो है कि मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे कि सर ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, टारगेट्स कब तक आएंगे, या वीडियो के नीचे भी आप बहुत सारे कमेंट्स पढ़ोगे जिसमें लिखा होता है कि मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए, किसी का पीवाईक्यू रह गया, किसी का एक आध टारगेट। लेकिन उनको ये खुशी है कि अब इनकी रेगुलर स्टडी दोबारा शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग डेली जो है कि डायरी मेंटेन किया करिए, जिसमें लिखा करिए टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। इस तरीके से आप नोट करते चलेंगे, तो जब आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा
केवल 7 दिनों में, 7 दिन के टारगेट्स में। तो जब भी आप उसको रिवीजन करने के पैटर्न पे पढ़ोगे, या जब मैं कहूँगा आपको रिवीजन ही केवल करना है, तो आप उन टारगेट्स को देख पाओगे। क्योंकि इस टैबलेट से जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। और आप लोग सबसे बेस्ट रहेगा अपने पास भी एक टारगेट रखोगे जो एग्जाम के समय भी काम आएगा, जिस समय आपको यूट्यूब से दूरी बना के रहनी होती है लास्ट के 1 मंथ में, तो आपके पास टॉपिक लिखे रहते हैं कि हाँ हमने ये टॉपिक्स पहले से पढ़ रखे हैं और इसी को दोबारा रिवीजन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं रहता लास्ट टाइम पे एग्जाम के समय कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बायोलॉजी में हम लोगों ने जैसे वर्गीकी पढ़ लिया था, आनुवंशिकता पढ़ा, जैव उर्वरक पढ़ा, और भी इस तरीके कोशिका वगैरह पढ़ी, रोग, विटामिन, ये सारी चीज पढ़ी। आज आपको पढ़ना है कंकाल तंत्र के बारे में, जो हमारी बॉडी का एस्केलेटन पैटर्न होता है, जिसमें सिर में कितनी हड्डियां होती हैं और साथ ही साथ जो है कि आपके बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सारी डिटेल्स जो है कि पूछी जाती है। मांसपेशियों के तंत्र के बारे में, जो आपकी मांसपेशियां होती है, मायोग्लोबिन स्टडी होती है, कौन सा ग्लोबिन पाया जाता है, कैसे ये काम करती है, कब मसल्स थकती है, कौन से टिश्यूज बनते हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। और फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, डाइजेशन सिस्टम। अर्थात जब आप खाना खाते हो तो मुख से जो है कि भोजन पचना शुरू हो जाता है, जहाँ पे लार होती है, लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आपके जो है कि वोकल कॉर्ड से होते हुए, अर्थात कि पेट में जो है कि जाता है अमाशय में। फिर वहाँ पे HCl क्या काम करता है, कौन कौन से ऐसे वहाँ पे ट्रिप्सिन, एमाइजिन, ये सब होते हैं जो दूध को पचाता है, भोजन को तोड़ता है। फिर छोटी आंत का योगदान क्या है, बड़ी आंत का योगदान क्या है, सीकम, कोलन, इन सब का जो है कि, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप पाचन सिस्टम को भी इससे तैयार करोगे। और विटामिन और पोषण के अंतर्गत आप लोगों ने पिछले 2 दिन से लगातार आप पढ़ भी रहे होगे, लेकिन ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत एक यही टॉपिक छूट रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर दूं, ताकि आपका एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा। सारे विटामिन के रासायनिक नाम, कौन से रोग होते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आज मैं केवल आपको एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी दे रहा हूं, क्योंकि एक बार मैंने पॉलिटी दिया था टारगेट नंबर 3 में, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ गया कि सर प्लीज अभी 2 ही सब्जेक्ट लेकर चलिए, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने माइंड को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें डेली टारगेट्स को 5 से 6 घंटे में पूरा करना है और कैसे करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग सर्विस में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत सारी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, कुछ शादीशुदा बहनें हैं हमारी जो अपनी फैमिली को भी देखती हैं, कहीं जॉब में है तो वो भी करती हैं, उसके बाद टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने टारगेट छोटे छोटे रखे, ताकि अगले 50 दिन में हमारे पूरे सब्जेक्ट का एक बार कंप्लीट हो जाए रिवीजन के साथ। करंट अफेयर्स की बात करें, मैंने करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, स्पोर्ट्स, ये सारे घटनाक्रम आपको कवर करा दिए थे अगले 4 टारगेट में। और कल के दिन मैंने आपको रिवीजन भी दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप जनवरी 2024 का फिर से आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। मैगजीन के रूप में आप क्रॉनिकल फॉलो कर सकते हो, घटनासार फॉलो कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हो, घटना चक्र की भी मासिक पत्रिका को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैं कल आपको नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होंगे उसको कवर कराऊंगा। जनवरी यानी आपका केवल 5 दिन में जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। बस यही सिस्टमैटिक तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे अगले 20 दिन में आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें बहुत पॉजिटिव आप फील करोगे कि हाँ मेरी तैयारी अब सही डायरेक्शन में चल रही है। इसके बाद यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में हमने हिस्ट्री को कवर कर लिया, पीवाईक्यू में रिवीजन भी किया साथ में, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर तीनों थे। और उसके बाद हम पॉलिटी को भी कवर कर चुके हैं, जो कि 2 बार रिवीजन हो गया। और कल मैंने एनवायरनमेंट दिया था, जिसमें एनवायरनमेंट को आज आपको क्या करना, रिवीजन करना है, लेकिन साथ में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको कंप्लीट करने हैं 2013 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन, जिससे आप देखोगे लगभग 10 साल में 20 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलोगे तो 200 क्वेश्चन आप तैयार कर पा रहे हो। उसकी व्याख्या पढ़ोगे, उसके ऑप्शंस पढ़ोगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए पता चलेंगे, जिससे आप इन सारी चीजों के बारे में अपडेट हो सकोगे। तो एनवायरनमेंट का तो रिवीजन करना है, जिसमें टोटल केवल 100 क्वेश्चन थे, ज्यादा बर्डन नहीं था, क्योंकि एवरेज जो है कि 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं, तो 100 से 120 प्रश्न इससे मिलेंगे और साथ में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक साथ ही आपको कंप्लीट करनी है। पीवाईक्यू के लिए आप या तो दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो, या फिर घटना चक्र पूर्वालोकन, या फिर आप यूथ पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा आपसे साइंस और हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, क्योंकि हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, सोर्सेज का सेगमेंट दिया कि कहाँ से हम इसे फॉलो करें। अब यहाँ पर सोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई एसके पांडे को प्रेफर करता है, कोई महेश बनवाल जी को प्रेफर करते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, आपकी परीक्षा वाणी भी बुक्स है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना डिटेल पढ़ने का समय है, या आपको लगता है कि हाँ आप चीज़ें समझ सकते हो, तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। या फिर अगर मैं कहूँ तो आप मेरे भी शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आप प्रमोशन कर रहे हो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, जो पूरी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों से ओरिएंटेड है, जो यूपीएससी तक के क्वेश्चन को टैकल करते हैं, यूपी पीसीएस को भी करेंगे और आरओ को भी करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं आपको नोट्स दिखा दूं,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के यहाँ पर मैंने लिखे प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग ये हैंडराइटेड नोट्स है। और जिसमें अगर आज के चैप्टर की मैं बात करूं, हालांकि ये सारे चैप्टर्स मैंने इससे पहले हड़प्पा, उत्तर वैदिक काल और ये सारी चीज़ों को मैंने दिखा रखा है, और बहुत सारे लोगों को ये नोट्स पसंद भी आए तो उन्होंने इसको परचेज भी किया और यहाँ से स्टडी भी की और काफ़ी क्वेश्चन उनके ठीक होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं बात करूँगा जैसे मगध साम्राज्य का उदय, जिसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उदय, उसके लिए क्या परिस्थितियां थी, कैसे वो उदय हुआ, वन जंगल क्या मौजूद थे, ये सारी चीजें। और इसके बाद जो जो शासक हुए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर फाइनली मौर्य वंश हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में भी आपको यहाँ मिलेगी, बौद्ध धर्म की जानकारी, जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखी है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने तैयार किया प्रीलिम्स के नोट्स के लिए, स्पेशली ये मेंस के लिए भी काम आता है। अब यहाँ पे मौर्य काल के बारे में बात करेंगे तो जानकारी के स्रोत में आप ये 3 जानकारियों के स्रोत देख सकते हो। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि क्या क्या पॉइंट कहे गए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। मेगास्थनीज के सोर्सेस क्या क्या कहते हैं, इनके बारे में सारी चीजें आपको डायरेक्ट जो प्रश्न बनते हैं। फिर यहाँ पे अशोक के अभिलेखों के जो वृहद लेख होते हैं, लघु शिलालेख, गुहा लेख की बात करेंगे, गुफा लेख, जिसमें आप देखोगे ये 13 के 13 जो आते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से बारे में बात की गई है। फिर अभिलेखों के बारे में, फिर यहाँ पे अशोक का धम्म क्या कहता है, अलग अलग पॉइंट में मौर्यकालीन विशेषताएं। फिर ये विभाग जो समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक, सीताध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष, पड़वाध्यक्ष, अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, विविता सूत्राध्यक्ष और सूनाध्यक्ष, ये सारे कई सारे प्रश्न जो है कि बनते हैं यहाँ से इसके बारे में। और यहाँ पे मौर्योत्तर काल में आपको इतने देसी राज्य पढ़े और इतने विदेशी राज्य, जिसमें से मैंने स्पेशली फोकस किया शक को, कुषाण को, चेदी को और सातवाहन को और शुंग वंश को, इनको फोकस किया। इनके बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल जान सकते हो, जैसे शुंग वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैंने इसको कवर किया है। अदरवाइज आपके पास घटना चक्र की बुक भी होगी, जो कि 2023 का अगर एडिशन है तो अच्छी बात है, या फिर 2024 का भी एडिशन अब मार्केट में आ चुका है, आप उसे भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में दिया हुआ है, इनको पूरा कवर करना है। अगर ये पूरी बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इनका भी शॉर्ट नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, क्योंकि हमने घटना चक्र के भी शॉर्ट नोट्स बिल्कुल तैयार कर रखे हैं, जिसमें आपके पीवाईक्यू इंक्लूड है, कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, डाटा इंक्लूड है, बहुत सारे फैक्ट्स इंक्लूड हैं। तो आप चाहे तो मेरे प्री प्लस मेंस के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप बुक को भी फॉलो करके, और अगर बुक के साथ साथ अगर आप इसके घटना चक्र के जो शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो। और इन सभी नोट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी 8527594636। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करोगे तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, वहाँ पर सारे नोट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और नोट्स के बारे में मैंने आज वीडियो भी बना दी है, जिसके चैनल पे आप जाके जो है कि फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर साइंस की मैं बात करता हूँ तो साइंस में भी आप देखोगे कि सबसे जो अच्छी सोर्सेस को मैं मानता हूँ, सबसे अच्छा जो सोर्स मानता हूँ साइंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, वो आपको मिलेगा। एक तो घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, घटना चक्र बुक को फॉलो कर सकते हो, और दूसरा आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर आपसे घटना चक्र बुक भी कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप हमारे इसके भी शॉर्ट नोट्स को ले सकते हो, जहां पर आप घटना चक्र को इजीली तैयार कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। पूरी बुक न पढ़ने की जगह आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और मेरे भी इसमें नोट्स है प्री प्लस मेंस के, वो सारी भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैंने यूपी पीसीएस पीवाईक्यू की बात की तो मैंने 4-5 सोर्सेज बताए। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर सोर्सेज बता दीजिए, तो मैंने कहा था कि दृष्टि आईएएस जो पब्लिकेशन है, विकास दिव्य कीर्ति जी के नेतृत्व में चलती है, उसकी बुक आती है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। वहाँ से पीवाईक्यू आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप घटना चक्र की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप यूथ को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं फॉलो करना है तो आप हमारे हैंडरिटन नोट्स को फॉलो करिए, जहां पर हमने यूपी पीसीएस के लिए पूरी तरीके से अच्छे से हैंडरिटन नोट्स में तैयार किया, सारे फैक्ट को इसमें कवर किया गया है, और जहां पे आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यू मिल जाएंगे 10 साल के, तो आप उस सब की जानकारी व्हाट्सएप पे ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले टारगेट में। उम्मीद करता हूँ आप इन टारगेट्स को पूरा कर लोगे कल तक, और कल दोस्तों जो है कि आपको सैटरडे कल पूरा कंप्लीट कर लोगे तो संडे के लिए मैं एक स्पेशल टारगेट भी दूंगा, जहां पर आपको देखोगे कि 1 से 2 दिन बाद हमारी एंशिएंट बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।